प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले, महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। चलो आपकी पोएम्स। सबसे पहली पोएम्स है माई मदर एट 66। इसको लिखा है कमला दास ने। तो ये तो रही आपकी वेरी शॉर्ट समरी। अगर आपको बड़ा आंसर याद ना हो तो इन लाइनों को लिख करके भी काम चला सकते हो, और हमेशा की तरह से इस पोएम में से ओनली वन आंसर, इसको रट लेना, याद कर लेना, कुछ भी कर लेना, आपका काम चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरी माँ 66 वर्ष की उम्र में, इसको लिखा है फेमस साउथ इंडियन एक पोएट है, राइटर है कमला दास, जो मेनली मलयालम भाषा में लिखती है और ये माधव कुट्टी नाम से लिखती हैं। ये फेमस हुई थी माई स्टोरी, इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, उससे। इस पोएम में क्या है तो देखिए, वेरी शॉर्ट समरी पहले समझ लो। छोटी सी पोएम है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। दिस पोएम, ये कविता सोच दिखाती है या रिप्रेजेंट्स, प्रस्तुत करती है द बॉन्ड ऑफ लव, प्यार के बंधन को, बिटवीन अ डॉटर एंड अ मदर, एक माँ और एक पुत्री के बीच में। व्हेन द पोएट, जब कवयित्री कमला दास शाह ने देखा था हर मदर्स एजिंग, अपनी माँ के बूढ़े, एजिंग होता है बुढ़ापा या बूढ़े, रिंकल्ड झुर्री पड़े हुए, एंड पेल फेस और पीले चेहरे को, इन द कार, अपनी कार में। सी फेल्ट, उसने महसूस किया, अ फियरफुल पेन, एक भयानक दर्द, एक भयानक पीड़ा, एक भयानक दुख, ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खो देने का। बट लेकिन, somehow hid, लेकिन किसी तरह छिपाया, सब्जेक्ट हो देना पड़ेगा, somehow she hid it, somehow किसी तरह से she, उसने hid it, इसे छिपाया, एंड और moved on to life, और जीवन में आगे बढ़ गई। यानी उस दर्द को भूल करके, भूलता तो कौन है, अपने दिल में दफन करके बस वो अपने काम में आगे निकल गई। चलो एक बार और कर देता हूं। देखिए, दिस पोएम शोज, ये कविता दिखाती है द बॉन्ड ऑफ लव, प्यार के बंधन को, बिटवीन अ डॉटर एंड अ मदर, एक माँ और एक पुत्री के बीच में। व्हेन द पोएट कमला दास, जब कवयित्री कमला दास शाह ने देखा हर मदर्स एजिंग रिंकल्ड एंड पेल फेस, अपनी माँ के बूढ़े झुर्री पड़े और पीले चेहरे को, इन द कार में, सी फेल्ट, तो उसने महसूस किया, अ फियरफुल पेन, एक बड़ा दर्द, ऑफ लूजिंग हर मदर, अपनी माँ को खो देने का। बट लेकिन, समहाउ, किसी तरह से, सी हिड इट, उसने इस दर्द को छिपाया, इस पीड़ा को छिपाया, एंड मूव टू द लाइफ, और जीवन में आगे बढ़ गई, अपने काम में जुट गई। तो कहने का मतलब है, इस पोयम में ये बताया गया है कि हम अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को कितना प्यार करते हैं। चलो बीच में पोयम की बात छोड़ो, मैं अपने पर्सनल अनुभव बताऊं। आप अपने माता पिता से प्यार करते हो, खूब प्यार करते हो। अगर मैं आपसे पूछूं, अरे सर बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सच बताऊं, आप कितना प्यार करते हो उसका पता है कब चलेगा? जिस दिन वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, जिस दिन वो इस दुनिया से चले जाएंगे, उस दिन वो सारा प्यार सतह पे आ जाएगा, आपके चेहरे पे, आपके रोने में, आपकी आंखों में, और काफी दिन की उदासी में दिखेगा। और ऐसा होता है, यानी हम अपनों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पता, अब देखो, करते रोजाना थोड़ा थोड़ा दिखता है, लेकिन तब एक साथ इतना दिखेगा। वही चीज इसमें बताई गई है कि जो पोएट है कमला दास अपनी माँ के साथ कार में ड्राइविंग कर रही थी, कोचिंग जा रही थी। तो थोड़ी समझिए, 5-6-7 लाइन तो है ही है। तो अचानक उसने अपनी माँ को देखा जो बगल में बैठी थी, उसका पीला चेहरा, झुर्री पड़ा हुआ, मतलब वो कभी भी इस दुनिया को छोड़ के जा सकती है। उसका जो चेहरा था ना, सबकी राख जैसा था, सब जैसा था, कॉर्प्स एक वर्ड आया है। तो वो दुखी हो गई। अचानक उसने अपने मूड को चेंज करने के लिए खिड़की से बाहर देखा तो पेड़ भागते हुए नजर आए। अब भागने का मतलब पेड़ भागते थोड़ी हैं, बट आप कार में जब चलते हो, बस में चलते हो, तो ऐसा लगता है पेड़ भाग रहे हैं। और दूसरी बात, खुशी से बच्चे घरों से बाहर निकल रहे थे, बहुत खुश होते हैं बच्चे, मासूम बच्चे। अब ये दोनों चीज नवजीवन का प्रतीक है। देखो, पोएट एक साथ दोनों चीज महसूस कर रही है। माँ किसका प्रतीक है? जाने का, इस दुनिया को छोड़ के जाने वाली है, अर्थात अंत का। और जो पेड़ हैं और बच्चे हैं, वो शुरुआत का। छोटे छोटे बच्चे घरों से बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए पूरा जीवन पड़ा है, बहुत खुशियां हैं। तो पोएट ने दोनों चीज एक साथ महसूस की, एक भयानक दुख भी और एक खुशी भी। और अंत में जब सिक्योरिटी चेक के बाद जब फिर से दोबारा अपनी माँ को देखा, तो फिर से उसे बचपन का डर याद आ गया कि यार, बचपन में डर लगता था जब माँ दूर हो जाती थी, कहीं माँ चली ना जाए, माँ मर ना जाए। वही डर फिर से लौट के आ गया। ध्यान रखना, माता पिता कितने ही बूढ़े हों, उनके प्रति हमारा प्यार कभी कम हो ही नहीं सकता। वो जेनेटिक है, वो ईश्वर देता है, वो नेचर देता है। तो फिर अब उसने अपने दर्द को, हाँ, और उसकी माँ का चेहरा ऐसा लगा लेट विंटर्स मून, जैसे सर्दियों का चंद्रमा फीका होता है, धुंधला होता है, चेहरा भी फीका था, धुंधला था, पीला था, झुर्रियों वाला था। लेकिन फिर भी अपने दर्द को छिपा करके
हंसते हुए स्माइलिंग बोली सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी फिर मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि दर्द था बट उसको छिपा लिया। और सी यू सून मतलब वो अपनी माँ को कभी मरते हुए देखना ही नहीं चाहती, हालांकि मरेगी पता है लेकिन नहीं देखना चाहती। तो हम अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं और पेरेंट्स हमें बहुत प्यार करते हैं। बस यही है इसमें बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन डॉटर एंड मदर। तो चलिए ये तो हो गया। तो ये रहा इसका ओनली वन आंसर। हाँ एक खास बात फिर बाद में भूल जाऊंगा, ये ओनली वन आंसर नहीं है, आपका एक तरह से और काम चला सकता है। जैसे किसी बोर्ड में आपको पता है कि पर्टिकुलर में किसी बोर्ड का नाम लेता ही नहीं, यूपी वाले पढ़ लो, राजस्थान वाले पढ़ लो, एमपी वाले, सीबीएसई कोई पढ़ लो, मैं उसी तरह से पैटर्न देता हूँ। अब कुछ बोर्ड्स में पोएम में से एक्सप्लेनेशन आती है, व्याख्या आती है, ठीक है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। तो आप चाहे तो अगर आपके बोर्ड में ये आता है, राजस्थान बोर्ड में तो आता है, तो आप ये जो मैटर है ना जो ओनली वन आंसर में यानी क्वेश्चन आएगा उसमें, तो क्वेश्चन के लिए मैंने इसको लिखवाया। अब यदि आपके एक्सप्लेनेशन भी है आपके और इस चैप्टर में से इस पोएम में से एक्सप्लेनेशन आती है, तो बीच में रेफरेंस में तो आप पोएट और पोएम का नाम लिखते हो, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, है ना, कंपोज्ड बाय ये। और फिर कॉन्टेक्स्ट में मेन थीम क्या है, 2 लाइन लिखते हो। और मेन जो नंबर मिलते हैं वो एक्सप्लेनेशन के होते हैं। तो ये आपकी ये आपकी एक्सप्लेनेशन के काम भी आ जाएगा क्योंकि इसमें पूरा सार है, पूरी थीम है। तो ये वाला क्वेश्चन ये किस मक्खी आ गई, किस क्वेश्चन का आंसर है ये? सेंट्रल आइडिया क्या है, इसकी थीम क्या है, इसमें क्या मैसेज है, और कुछ भी आ जाए आप तो लिख देना। और हाँ एक बात और, जो हमने चैप्टर में आए थे ना, तो किसी किसी चैप्टर में मैंने कहा था कि हाँ पूरे मिल सकते हैं, 95 मिल सकते हैं, किसी किसी में कहा था यार नहीं बनेगी बात, लेकिन पोएम में बात बन जाएगी। पोएम में आप ज़्यादा दिमाग मत लगा देना, जो लिख रहा हूँ उसको लिख के आ देना, नंबर पूरे मिल जाएंगे। क्योंकि पोएम में उतना होता नहीं है मैटर, थोड़ा ही मैटर होता है, ठीक है। मतलब भाव क्या है, इसमें क्या मैसेज दिया गया है, क्या शिक्षा मिलती है, सेंट्रल आइडिया क्या है, इसकी थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, क्या मैसेज है, वो सब मैसेज आ ही जाता है। यानी आप इसको लिख देना, ज़्यादा सोचना मत। तो चलिए देखते हैं। द पोएट कमला दास वॉज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट। जो कवयित्री कमला दास है वो कोचीन हवाई अड्डे पर जा रही थी विद हर मदर, अपनी माँ के साथ, इन हर कार, अपनी कार में। व्हेन द पोएट सा, जब पोएट ने देखा, हर मदर्स, अपनी माँ के एजिंग, बूढ़े, रिंकल्ड, झुर्री पड़े हुए एंड पेल फेस, और पीले चेहरे को, सी फेल्ट सोरो, उसे दुख महसूस हुआ। सोरो होता है दुख। हर फेस वाज लुकिंग लाइक अ कॉर्प्स, उसका जो फेस था वो एक कॉर्प्स होता है, सब की भांति दिख रहा था। मैंने बताया था ना एक वीडियो में कि आप अंडरलाइन कर सकते हो, तो कॉर्प्स को कर दो, ठीक है, सोरो को कर दो, अच्छे वर्ड है। तो उसे उसका चेहरा एक सब की भांति दिखाई दिया। देन द पोएट लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, तब कवित्री ने बाहर देखा, द रनिंग ट्रीज, भागते हुए पेड़ों को, एंड हैप्पी चिल्ड्रन, और खुश होते हुए बच्चों को, खुशी बच्चों को। एट द सेम टाइम, और एक ही समय में, द पोएट, कवियत्री ने, फेल्ट, महसूस किया, टू एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन की 2 अवधारणाओं को। जॉय, अब जॉय किसका प्रतीक है? जॉय के प्रतीक क्या है? ट्रीज एंड चिल्ड्रन, कोष्ठक में लिख दिया। एंड सोरो, और दुख को, सुख और दुख का प्रतीक क्या है? हर मदर्स एज, उसकी माँ का बुढ़ापा। और मदर्स एजिंग फेस, अपनी माँ का बूढ़ा चेहरा, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको कर दो कोष्ठक में बंद, ये है ना। तो अब देखो, उसने जीवन की 2 अवधारणाओं को देखा। एक तो जॉय, जो खुशी किसमें थी? भागते हुए पेड़ों में और बच्चों में। और दुख किसमें था? उसकी माँ के बूढ़े चेहरे में। अब देखो, जब आप लिखो तो एस्पेक्ट एक अच्छा वर्ड है, अवधारणा, छोटी सी स्पेलिंग ASPECT, एस्पेक्ट को कर दो, है ना। आपने जो कोष्ठक लगाए तो उसको मतलब कोई चीज़ एक्सप्लेन की है, नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है। कुछ तो अलग है ना ये। द पोएट्स मदर मे डाई, जो कवयित्री है, जो कवि है, उसकी माँ मे डाई, मर सकती है एट एनी टाइम, किसी भी समय मर सकती है। यट, फिर भी, द पोएट डज नॉट वांट टू लूज हर, लेकिन फिर भी कवयित्री अब उसको नहीं खोना चाहती। कौन है जो अपने माँ बाप को खोना चाहेगा, भले ही वो बूढ़े हो जाएं, ठीक है। हालांकि ये अलग बात है कि वो किसी बीमारी से पीड़ित, तो हम सोचते हैं भगवान तुझे उठा ले, बट बोलते जरूर है, लेकिन जब उठाएगा ना तो बहुत दुख होगा। यानी हम उनको खोना ही नहीं चाहते, बट खोना पड़ता है, यही लाइफ है। तो सी, तो वो उसको नहीं खोना चाहती थी। सी हिड, उसने छिपाया, ठीक है। हाइड, हिड, हिडन, सेकंड फॉर्म में छिपाना। सी हिड हर इमोशंस, उसने अपनी भावनाओं को छिपाया। एंड सैड, और बोली, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। पार्टिंग वर्ड्स, विदाई के शब्द, सी यू सून अम्मा, अम्मा जल्दी फिर मिलेंगे, मुस्कुरा के बोली, ठीक है। दर्द तो है पर छिपाया। 10, इस तरह से दिस पोयम, ये कविता, सोज, दिखाती है अ बॉन्ड ऑफ लव, एक प्यार के बंधन को, बिटवीन अ डॉटर एंड हर मदर, एक पुत्री और उसकी माँ के बीच।
और ये लाइन मेरा अपने मन से लिख दी, नो वन वांट्स टू लूज देयर पेरेंट्स। कोई भी अपने माता पिता को नहीं खोना चाहता है, लेकिन खोना पड़ता है। तो 2-3 बातें हैं कि जब बूढ़े होते हैं तो ये ख्याल आता है कि यार ये बिछड़ ना जाए, लेकिन उस दर्द को छिपाते भी है। तो ये देखो, अब ये पोएट करते क्या है, ये छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें होती है जीवन में बहुत, जिनको हम कह नहीं पाते, ये उनको शब्द दे देते हैं, यही पोएम होती है बस। ठीक है, तो अब फटाफट से चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको बैठ कर नोट कर लो, पॉज करके कुछ भी कर लो। अब जब बीड़ा उठा लिया है, ये मत कहा करो कि सर मेरा पेपर तो परसों है, भाई मैं ऐसा ही हूँ बस, बट ये करवा दूंगा सारी की सारी पोएम। ठीक है, और वो 10th वाले बहुत नाराज होते हैं बच्चे, सर 12th का करा रहे हो, उनका भी थोड़ा बहुत डालूंगा। ठीक है, तो हो गया, ओके बाय। प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। 12th क्लास में इंग्लिश की पोएम कीपिंग क्वाइट, हमेशा की तरह से वेरी शॉर्ट समरी और ओनली वन आंसर। एक खास बात और, यदि आपके सिलेबस में पोएम में से एक्सप्लेनेशन आती है, व्याख्या आती है, तो आप एक्सप्लेनेशन में इस आंसर को लिख सकते हो। यानी इस पोएम में से आंसर आए, मतलब क्वेश्चन आए तो आप ये लिखोगे, लेकिन अगर व्याख्या आती है, एक्सप्लेनेशन आती है, तो भी आप एक्सप्लेनेशन के अंदर इसको लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, और हाँ, ये पोएम मेरे दिल के बहुत करीब है, तो चलिए शुरू करते हैं। कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहना। इस पोएम को लिखा है पाब्लो नरूडा ने, जो चिली देश के रहने वाले थे, एक पोएट थे, डिप्लोमेट थे, एक पॉलिटिशियन थे, और इनसे भी बड़ी बात, इनको लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला हुआ था, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज है। तो चलिए देखते हैं इसकी वेरी शॉर्ट समरी। तो देखिए, इन दिस पोएम द पोएट, इस कविता में कवि, उसका नाम है पाब्लो नरूडा। अब देखो, जब आप इसका आंसर लिखें, कुछ भी लिखें, तो आप पोएट का नाम मेंशन कर दें, अच्छा रहता है एग्जामिनर के लिए, मतलब वो समझता है कि बच्चे को पूरी नॉलेज है। तो इस कविता में जो कवि है पाब्लो नरूडा, वो एम्फेसाइजेज का होता है, जोर देता है, अस हमसे, या आग्रह करता है, टू टेक लेने का, अ शॉर्ट पीसफुल पॉज, एक छोटा सा शांत पॉज। अब देखो, ये जो वर्ड है ना, मैंने अपने दिमाग से दिया, मुझे अच्छा लगा ये वर्ड। भाई सबसे कुछ अलग तो लिखें। अब पॉज होता है ठहराव, यानी आप जो भी कुछ काम कर रहे हो उसमें पॉज ले लो। जैसे देखो, ये वीडियो चल रहा है, अब इसमें हल्का सा पॉज ले लो, मतलब बंद कर दो, मतलब वीडियो आगे रन नहीं होगी तो पॉज हो गया। तो जो कवि है पाब्लो नरूडा, वो हमसे एम्फेसाइज यानी जोर देता है, टू टेक लेने का, अ शॉर्ट पीसफुल पॉज, एक छोटा शांत पॉज, ठहराव, ड्यूरिंग अवर वर्क, हमारे काम के दौरान। अर्थात हम जो भी कर रहे हैं उस काम को करते हुए थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, उसमें पॉज कर दें। इट गिव्स अस, ये हमको देता है क्या, जो पॉज है, जो ठहराव है, पीस, शांति देता है, एंड और अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, और एक बड़ी समझ, टू द लाइफ, जीवन के प्रति। यानी जो हम पॉज लेते हैं, यानी जो हम काम करते करते बीच में थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, उससे जीवन के प्रति समझ बढ़ती है और हमें आंतरिक पीस, शांति मिलती है। दिस एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है, अब एक्टिविटी क्या है, पोएम में तो आया कि हम 1 से 12 तक गिने और कुछ ना करें, तो 1 से 12 तक गिनना मतलब शांत रहना। ये जो एक्टिविटी है, कैन मेक, बना सकती है, दिस वर्ल्ड, इस संसार को, मोर पीसफुल, अधिक शांत, एंड विदाउट वार्स, और बिना युद्धों के। तो ये तो इसकी होगी छोटी समरी। अब थोड़ा हिंदी में बता दो इसमें क्या क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है, जो पोएट है पाब्लो नरूडा, वो हम सब से, इस पूरे संसार से एक छोटा सा निवेदन करता है, आग्रह करता है कि हम 1 से 12 तक गिने। जैसे 1, 2, 3, 4, अब 12 तक गिनते गिनते हम शांत हो जाए। अब जैसे देखो, मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, कोई कुछ कर रहा है, कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है, ये दुनिया भागा भागी में चल रही है। तो कवि आग्रह करता है, बहुत अद्भुत विचार है, बहुत सुंदर विचार है, कि वो जो भी कर रहा है ना, करते करते रुक जाए, कुछ ना सोचे, बस थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले। रेस्ट भी नहीं है, एक अजीब सी खामोशी है, बस रुक जाए। अब देखो, पोएम में क्या लाइन आई है कि मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप सभी 1 से 12 तक गिने और शांत हो जाएं, कुछ ना करें। मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने ना जाएं, जो लोग समुद्र में से नमक इकट्ठा करते हैं, वो नमक इकट्ठा ना करें, अपने घायल हाथों को देखें। हम सभी लोग अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके, मतलब भाईचारे में रहें। ग्रीन वार्स, मतलब जो पर्यावरण के प्रति युद्ध छेड़ रखा है, पर्यावरण को काट रहे हैं, या फिर गैस वार्स, जो रासायनिक हथियारों से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, परमाणु बमों से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सभी लड़ाइयाँ शांत हो जाएंगी यदि हम लाइफ में एक ठहराव ले लें। वो ठहराव है ना, वो एक स्पिरिचुअल बात है, एक साइकोलॉजिकल बात है, कि व्यक्ति जो भी काम कर रहा है ना, एक तो उसमें चल ही रहा है, अरे रुक जा यार, थोड़ी तसल्ली ले ले। तो कुछ देर के लिए जो रस है, जो भागा भागी है, इंजन अपना काम नहीं करेंगे,
कोई भागा भागी नहीं होगी, एक अजीब सा क्षण होगा, एक अजीब सी शांति होगी। अब यहाँ पे पोएट थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है कि इस चीज़ को आप इनएक्टिविटी से ना ले लें, इसको मृत्यु से ना जोड़ दें। इनएक्टिविटी क्या होती है? संपूर्ण निष्क्रियता, वर्ड आया है टोटल इनएक्टिविटी, यानी संपूर्ण निष्क्रियता। यानी कोई व्यक्ति, अरे हाँ पोएट ने कहा है शांत हो जाओ, काम नहीं करेंगे, तो टोटल इनएक्टिव हो गया। अरे टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, काम तो करना है, एक्शन तो करने हैं, टास्क तो पूरे करने हैं, उनके बीच में पॉज लेना है, एक ठहराव लेना है। जो ठहराव है वो हमारे दिमाग को शांत करता है, इस वर्ल्ड को शांत करता है। लड़ाइयाँ शांत होंगी, युद्ध नहीं होंगे, सभी लोग भाईचारे से रहेंगे। बस यही कवि का एक आग्रह है, मतलब अच्छा विचार है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना, उस काम के बीच में थोड़ा ठहराव तो लें। ध्यान रखना, एक मेहनती लेकिन शांत दिमाग कुछ बड़ा कर सकता है, और एक व्यक्ति जो लगातार मेहनत किए जा रहा है, सफलता कितनी सारी चीज़ों को मिस कर रहा है वो। अरे देखो, अब मेरी बताऊं, आप कितने कमेंट करते हो, सर ये बनाओ वो बनाओ, नहीं बनाता, मन से चलता हूँ, हाँ थोड़ी दया आ जाती है, बनाता भी हूँ, लेकिन मुझे जीवन को जैसे जी के जाना है, जितने फुर्सत के क्षण मुझे फील करने हैं वो मैं करता हूँ। और अगर मैं बस सफलता में जुट जाऊँ, नहीं मुझे सबसे बड़ा यूट्यूबर बनना है, मेरे वर्ल्ड में नाम हो जाए, तो फिर मैं कितनी सारी चीज़ों को मिस कर दूंगा, मैं कितना शैतान दिमाग बन जाऊंगा, अशांति में चला जाऊंगा। अगर मुझे शांति चाहिए, मेरे दिमाग को शांत रखना है, तो मुझे कुछ फुर्सत के पल, कुछ काम के बीच में पॉज लेने चाहिए। अब पॉज का मतलब 1 से 12 तक गिनना है, ये तो एक एग्जाम्पल है। जैसे आप जो भी कर रहे हो ना, उसमें कुछ छुट्टियां होनी चाहिए कि आप सिर्फ अपने लिए जियो, बस नेचर को फील करो, शांत करो। ये है इसका मूल भाव कि पूरा संसार जो काम कर रहा है ना, कुछ क्षण के लिए रुक जाए। अब एक साथ नहीं, कोई कब कोई कब कोई कब, ये इसका डीप सेंस है। ऐसा मत समझना कि ये कभी पागल है, सबको 1 से 12 तक गिनो, चुप हो जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा तो फिर टोटल इनएक्टिविटी है, मतलब संपूर्ण निष्क्रियता नहीं करना चाह रहा, एक्शन के बीच में पॉज। तो ये पॉज वर्ड मैंने अच्छा दिया, तो बस यही था इसमें, और कुछ नहीं है। अब देखते हैं इसका ओनली वन आंसर। ठीक है, आप इसको नोट कर रहे हो, कर सकते हो। अब देखिए, ओनली वन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। तो वन आंसर तो है ही है, यदि आपके एग्जाम में व्याख्या आती है, एक्सप्लेनेशन आती है, तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को छोड़ करके एक्सप्लेनेशन वाला जो मेन पार्ट होता है, जो बड़ा होता है, उसमें आप इनको लिख के आ सकते हो, क्योंकि उसमें भी पूरे पार्ट का सारांश लिखा जा सकता है। इसके अलावा इसमें से सेंट्रल आइडिया क्या है, थीम क्या है, तो कोई भी क्वेश्चन आए आप ये लिख सकते हो। और हाँ, पोएम्स में डाउट मत करना, बहुत मैटर नहीं होता, इनमें वन आंसर में आपका पूरा लेसन कवर हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए, इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट जो कवि है पाब्लो नेरूडा, और मैंने आपको फिर बताया कि पोयम में क्या, चैप्टर में भी आप जो पोएट है, जो राइटर, उसका नाम दिया करो, अच्छा रहता है, एग्जामिनर पे अच्छा फैक्ट आता है। तो इस कविता में जो कवि है पाब्लो नेरूडा, इंसिस्ट होता है आग्रह करना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या दिया था, एम्फेसाइजेज। आप चाहो तो ये वर्ड रख दो, चाहे आप ये वर्ड ले लो, और ये दोनों कठिन लग रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर दो। तो इस कविता में जो पोएट है पाब्लो नेरूडा इंसिस्ट, आग्रह करता है हमसे टू काउंट अप टू 12, 12 तक गिनने का। अब देखो 12 क्यों दिखा, ये पोयम में वर्ड है 12, जानबूझ के इसमें सारे वर्ड डाल दिए, क्योंकि कॉपी हमेशा सरसरी दृष्टि चेक होती है, एक झटके में चेक होती है, एक झटके में उसको पोयम के वर्ड भी दिखने चाहिए, तो मैंने जानबूझ के डाले हैं। तो 12 तक गिनना, टू 12। तो इस कविता में कवि हमसे आग्रह करता है कि हम 12 तक गिने, सो दैट, ताकि वी में फील, हम महसूस कर सके, साइलेंस, शांति को, पीस, साइलेंस एक ही वर्ड है, आप पीस लिख दो, शांति लिख दो, एक ही बात है। स्टिलनेस भी होता है। द पोएट्स नहीं, पोएट आएगा यार, एक ही तो है। द पोएट आस्क्स, पूछता है, कहता है, अस हमसे, नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करने को, एंड नॉट टू स्पीक, और नहीं बोलने को, फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। फॉर ए वाइल होता है कुछ क्षण के लिए, ये समय के लिए आया है। इट विल बी अ पीसफुल मोमेंट, ये बहुत ही शांत क्षण होगा। विदाउट रस, बिना भागा भागी के, बिना भाग दौड़ के। विदाउट रोर ऑफ इंजन्स, बिना इंजन्स के शोर के, जो इंजन आवाज कर रहे हैं उनके शोर के, क्योंकि जो इंजन्स पे काम कर रहे हैं वो रुक जाएंगे तो इंजन शोर नहीं करेंगे, शांति हो जाएगी। यानी अरे एक ही विचार है यार, ये दुनिया चलती रहे, शोर मचते रहे, लोग तांडव मचाते रहे, बट इतनी समझ तो हो कि यार कुछ पल तो कभी तो थोड़ा सा ऐसा शांत, कुछ मत सोचो, बस शांत हो जाओ। वो जो शांति है ना, वो जीवन का सार है, उसमें एक मजा है, वो एक ठहराव है जो चाहिए। वरना भागते रहोगे, किस दिन भागते भागते कब आपका दी एंड आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो कुछ फुर्सत के क्षण आपने अपने लिए जिए, आप शांत रहे, तो उससे आप एक मैच्योर हुए, एक अच्छे पर्सन हुए। फिर आप युद्ध से, तनाव से, लड़ाइयों से खुद तो बचोगे, दूसरों को भी रोकोगे। ये इसका भाव है। चलो छोड़ो, आपको भाव से मतलब नहीं है, आंसर चाहिए तो देखो ये रहा है ना।
आंसर के लिए तो आया यहाँ पे। तो इट विल बी अ पीसफुल मूवमेंट, ये तो बता दिया, एक शांत क्षण होगा, विदाउट रश, विदाउट रोर ऑफ इंजन्स। ठीक है, अब इंजन विंजन रोर रस ये मैंने जानबूझ के दिखाए हैं। द फिशरमैन मछुआरे, अब ये भी जानबूझ के लिखा है यहाँ पे ताकि फिशरमैन दिख जाए और हाँ यार कविता की बात चल रही है। द फिशरमैन वुड नॉट हार्म द व्हेल्स, मछुआरे, व्हेल एक मछली होती है विशालकाय, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बीइंग क्वाइट, शांत रहना, विल स्टॉप द ग्रीन एंड गैस वार्स, शांत रहने से जो हरियाली के प्रति, पर्यावरण के प्रति जो युद्ध छिड़े हुए हैं, एंड गैस वार्स, और जो रासायनिक मतलब जो हथियारों से लड़ाइयाँ हैं वो सब शांत हो जाएंगी, रुक जाएंगी, क्योंकि सब में उतनी समझ आ जाएगी, सब शांति के आनंद को महसूस कर लेंगे। द पोएट क्लियर्स, अच्छा कवि ये क्लियर भी करता है, साफ करता है, स्पष्ट करता है, दैट स्टिलनेस, अब देखो स्टिलनेस हो, साइलेंस हो, पीस हो, एक ही है, सब सिनोनिम है, पर्यायवाची है। द पोएट क्लियर्स, कवि स्पष्ट करता है, दैट स्टिलनेस की शांति, नॉट बी टेकन, नहीं ली जानी चाहिए, एज इनएक्टिविटी, निष्क्रियता के रूप में, या टोटल, मैं भूल गया था, टोटल इनएक्टिविटी, खैर एक ही बात है, चलो कोई बात नहीं। तो ये अकर्मण्यता, निष्क्रियता के रूप में नहीं ली जानी चाहिए। बताए बीच में कॉमेडी कर दूं, जैसे जो काम कर रहा है लगातार, जो भाग रहा है, उसको रेस्ट चाहिए, उसको ये विचार दे रहा है वो कि तू काम तो कर पर बीच में थोड़ा थम जा, ठहर जा, अच्छा रहेगा, और मैच्योर हो जाएगा और समझदार हो जाएगा, जीवन को और आनंद से जिएगा। अब एक व्यक्ति, हाँ उसको तो रेस्ट मिले, अच्छा है, एक व्यक्ति सुबह से शाम तक खाट में पड़ा रहता है, बिस्तर में पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता, उससे आप कहना, तो डेली उसको डेली पड़ा रहता है कि यार कल तेरी छुट्टी है, खाक छुट्टी, उसको क्या मजा आएगा ये सब सुन करके कि छुट्टी है, रोजाना छुट्टी है उसकी, तो छुट्टी का मजा कौन ले सकता है। अब स्टूडेंट्स बेचारे कोर्स करा रहे, डेली स्कूल भाग रहे, संडे को भी क्लास लग रही है, उनसे कहो कि आपकी अचानक से इस मतलब भाग दौड़ में, इस जबरदस्त काम के बीच में कल अचानक से कोई छुट्टी आ गई बीच में एक्स्ट्रा, वो मजे आ गए यार। तो मजा किसको आया, जो काम कर रहा है, तो उसके लिए है। इनएक्टिविटी जो वर्ड है वो संपूर्ण निष्क्रियता के लिए है, जो कोई काम नहीं करता। तो दिस क्वाइटनेस, ये शांति, ये खामोशी, इज ओनली अ पॉज, केवल एक पॉज है। पॉज को फिर से अंडरलाइन कर दूं, तो मैंने अच्छा वर्ड है यार, मेरे दिमाग में आया, इसलिए मैं थोड़ी सी वाई ले रहा हूँ, वास्तव में अच्छा वर्ड है ये, एक नया सिनोनिम है, पॉज, ठहराव, ठहराव होगा तो शांति आएगी। तो दिस क्वाइटनेस इज ओनली अ पॉज, ये केवल एक पॉज है, एक रुकना है, एक ठहराव है, बिटवीन वर्क, काम के बीच में, या ड्यूरिंग, बिटवीन नहीं, ड्यूरिंग वर्ड अच्छा है, ड्यूरिंग दौरान, बिटवीन नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, गलत शब्द चयन हो गया, ड्यूरिंग वर्क, काम के दौरान। दिस पॉज बिटवीन वर्क, ड्यूरिंग वर्क, दिस पॉज ड्यूरिंग वर्क। अब देखो जिनके लिए इंग्लिश मतलब क्या बोलते हैं कि डर लगता है, उनके लिए तो आफत से आ गई होगी यार, सर ने पता नहीं कितनी बड़ी गलती की थी, सर सुधार रहे, हम तो समझ नहीं पा रहे बिटवीन की जगह अमोंग मतलब वो ड्यूरिंग क्यों लगाया, कितनी, अरे छोटी सी बात है। जब महेश गुरुजी से, आपके सर से, इंग्लिश वाले सर से ये गलती हो गई तो तुमसे तो क्यों नहीं होगी। और जो तुम्हारे सर चेक करते हैं ना, उनसे बोलना कि सर आप जो रट रहा है वो छोड़ो, हमें इस पार्ट में से कुछ एक आंसर लिख के दो, वो भी हजार तो नहीं, 2-4 गलती वो भी कर देंगे, सबसे होती है, सीक्रेट बता रहा हूँ। मेन बात है, आप खिलाड़ी बन जाओ, माहिर बन जाओ, शब्दों से खेलना, विचारों से खेलना, ठीक है, थीम से खेलना, वर्ड से खेलना, थोड़ी मशक्कत कर लो, सीख जाओगे। तो दिस पॉज ड्यूरिंग वर्क गिव्स अस, तो काम के दौरान ये जो पॉज है, ठहराव है, गिव्स अस हमको देता है, और रिफ्रेशनेस, एक ताजगी, एक रिफ्रेशनेस, ठीक है, एंड एन अंडरस्टैंडिंग, और एक समझ, टू द लाइफ, जीवन के प्रति। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, टू रन लाइफ, जीवन को चलाने के लिए एक्शंस आर नीडेड, काम की आवश्यकता होती है, बट टू बी ग्रेट, लेकिन महान बनने के लिए, एक ये लाइन मेरी है, मैंने मन से दी और सभी मन से दिए मैंने तो, लेकिन महान बनने के लिए ए पीसफुल माइंड इज आल्सो नीडेड, एक शांत दिमाग की भी जरूरत होती है, ठीक है। तो शांति जरूरी है, कब आएगी, जब थोड़ा सा, अरे एक बात बताओ, देखो ये रोड है और लोग चल रहे, सदियों से चल रहे हैं, चल भी कहाँ रहे हैं, भाग रहे हैं, आजकल तो रील भाग रही है, तुम भाग रहे हो, हर कोई भाग रहा है। अब सालों साल तुम इसमें इतना भागते हो, बस कुछ नहीं करना, जो कवि कह रहा है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक कदम इधर साइड में बढ़ा लो, 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट का मतलब 2 दिन भी हो सकते हैं, और बस अपने आप को, इन लोगों को चलता हुआ देखो, सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा कि दौड़ना तो जरूरी है, ठहर तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा होश आ जाएगा, आप इन लोगों से बहुत बेहतर इंसान बन जाओगे। बस मैं यही करना चाह रहा हूँ। हालांकि तुम्हारा जो लेवल है, जो एज है, उस एज में आपको ये बड़ी सी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब आप थोड़े से और बड़े होगे
और मैच्योर होगे, शादी वादी हो जाएगी तो तब जब खूब भाग लोगे ना, तब आपको ऐसे विचार भी पसंद आने लगेंगे। ठीक है, तो ये था। अब आप भैया इसको चाहो तो नोट कर लो। अब जैसे पॉज पे कर दिया है ना, जैसे 12 वर्ड है ना, ताकि उसको लगे फिशरमीन और ग्रीन एंड गैस वार्स। इनएक्टिविटी अच्छा वर्ड है, तो ऐसे 2-4, मतलब ज़्यादा नहीं, मैंने कुछ, हाँ बस 3-4 कर दिया करो जो पार्ट से मैच करते हो, ताकि टीचर को मैसेज चला जाए कि हाँ पढ़ा है, जानता हूँ। कोई नया प्रयोग किया है, जैसे पॉज वो डाल दिया। कभी कभार किसी आंसर में ऐसे कर दिया करो, अनावश्यक मत करना। बताता हूँ ना कि कहीं बस ये इसका दुरुपयोग कर लो, 2 को भी कर रहे हो, 4 को भी कर रहे हो, 1 को भी कर रहे हो, उसको भी कर रहे हो, उसको तांडव मत मचाना। समझ जाएगा कि बेवकूफ़ बना रहा है, तो उसको वो बेवकूफ़ बनेगा नहीं, वो सब जानता है। ठीक है, रियलिटी से कुछ करना, कुछ जीनियन करना। तो बहुत बात कर ली शायद, इसको आप नोट कर सकते हो। तो ओके बाय, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट पोएम के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। तो चलिए देखते हैं 12th क्लास में इंग्लिश की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसका अर्थ होता है एक सुंदर वस्तु। हमेशा की तरह से इसकी वेरी शॉर्ट समरी। यदि आपको बड़ा आंसर याद नहीं होता है तो इस चैप्टर में से आप ये 3-4 लाइन लिख सकते हो, और जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हो ओनली 1 आंसर। और यदि आपके सिलेबस में पोएम में से व्याख्या एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है तो भी आप व्याख्या के अंदर इसको लिख के आ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत मस्त कविता है। तो देखिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु, इसको लिखा है जॉन कीट्स ने, जो कि एक अंग्रेज कवि थे। इनको रोमांटिक कवि कहा जाता है क्योंकि ये प्रकृति के सौंदर्य पर कविताएं लिखते थे। और हाँ, इन कवि के बारे में एक खास बात, ये बेचारे सिर्फ 25 साल की उम्र में मर गए। सोच के देखो कि इस व्यक्ति ने 25 साल में कितना काम कर दिया कि अब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। अर्थात इसने महान काम किया, इसने प्रकृति के सौंदर्य को हुबहू जीवंत अपनी कविताओं में उतार दिया। इनका जन्म हुआ था 1795 में और मृत्यु हुई थी 1821 में। मात्र 25-26 साल में क्या काम कर गया बंदा। तो देखिए, अब देखते हैं इसकी वेरी शॉर्ट समरी। ये पोएम बहुत ही सरल सी है। इसका निष्कर्ष मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ प्राकृतिक सुंदर वस्तुएं बताई गई हैं, जैसे सूरज है, चंद्रमा है। आपने अगर आंसर में सब लिख दी, आपका काम हो गया। चलो फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इन दिस पोएम, इस कविता में द रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स। अब देखिए, यहीं पे आपने 4 चांद लगा दिए, अन्य बच्चों ने नहीं लिखा। रोमांटिक पोएट जो जॉन कीट्स है, वो एक रोमांटिक पोएट के नाम से फेमस था, तो आपने ये भी मेंशन कर दिया। तो एग्जामिनर थोड़ा सोचेगा यार बच्चे को बहुत डीप नॉलेज है। तो इस कविता में रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने, और मैं अक्सर कहता हूं कि हर कोई भी चैप्टर हो उसमें अगर आप आंसर देते वक्त, अब हर एक में तो नहीं, जिसमें आवश्यकता हो, जो थीम टाइप का हो, सेंट्रल आइडिया हो, जो बड़ा प्रश्न हो, उसमें अगर आप राइटर का नाम, पोएट का नाम मेंशन कर दें तो अच्छा रहता है, एग्जामिनर के दिमाग पे अच्छा प्रभाव जाता है। तो इस कविता में रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ड्राज खींचता है अवर अटेंशन, हमारा ध्यान। अब थोड़ा टफ लग रहा है क्या, ध्यान खींचता है, ड्राज। अरे यार, जितना टफ लिखोगे अच्छे नंबर मिलेंगे। नहीं आता तो टेल्स कर दो, बताता है। ठीक है, अस हमको बताता है। तो हमारा ध्यान खींचता है टू सम ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, कुछ सुंदर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट मतलब देखो, थिंग आया है, मैंने ऑब्जेक्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु होता है। अब ये मत समझना ग्रामर में कर्म होता है, वो होता है। ऑब्जेक्ट माने वस्तुएं भी होता है। तो कुछ सुंदर वस्तुओं ऑफ द नेचर, प्रकृति की, तो कुछ प्राकृतिक सुंदर वस्तुओं की तरफ हमारा ध्यान खींचता है। लाइक जैसे कि, अब इनकी लिस्ट दे दो पूरी, जैसे कि द सन, सूरज, द मून, चंद्रमा, द ट्रीज, पेड़ पौधे, द फ्लावर्स, फूल, डैफोडिल्स, नरगिस के फूल, द क्लियर रील्स, साफ जलधारा, पानी की धाराएं, झरने, मस्क रोज, कस्तूरी गुलाब के फूल, एंड द लवली टेल्स, और कुछ प्यारी सुंदर कहानियां। अब ये लिस्ट और भी थोड़ी लंबी है, बट यहाँ पे शॉर्ट समरी मैंने कुछ एक वस्तुओं को छोड़ दिया, ज़्यादातर लिख दी। मेन बात है यार, आपके आंसर में ये सुंदर वस्तुएं दिखनी चाहिए, बस काम हो जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, वी नेवर फील बोर फ्रॉम द नेचर्स ब्यूटी, हम प्राकृतिक सुंदरता से कभी बोर फील नहीं करते हैं, बोर नहीं होते हैं, उकताते नहीं हैं। इट कीप्स, यह रखती है क्या, प्राकृतिक सुंदरता, अवर माइंड, हमारे दिमाग को, हेल्दी एंड क्वाइट, स्वस्थ और शांत और प्रसन्नचित। अब चलो ये तो हो गई इसकी इंग्लिश में समरी। अब बता दूं हिंदी में क्या है। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा मैसेज है, ध्यान से समझना, आपको मजा आ जाएगा। तो देखिए, इस संसार में जितनी भौतिक वस्तु हैं, जैसे कि ये बोर्ड है, मैं भी हूं, कभी ना कभी खत्म हो जाऊंगा, आप भी, सभी। ध्यान रखना, जितनी भौतिक वस्तुएं, आपने कोई सुंदर सा मकान बनाया, कोई सुंदर लड़का है, कोई सुंदर लड़की है, कुछ भी है,
जिसका अंत होना है, उससे हम बोर हो जाते हैं। लेकिन जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे कि सूरज है, चांद है, पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, इनसे कभी आप बोर हुए? कभी सोचा? उगते सूरज को कितनी बार देखो, है ना, चांद को कितनी बार देखो, तारों को कितनी बार देखो, पानी को, झरनों को, फूलों को कितनी बार देखो, हमेशा दिल खुश हो जाता है। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी का कमाल है। इसलिए तो जॉन कीट्स ने लिखा कि ये कभी भी नथिंगलेस में नहीं बदलती, नगण्यता में नहीं बदलती, बल्कि इसकी सुंदरता वक्त के साथ बढ़ती चली जाती है। हम सूरज से कभी बोर हो ही नहीं सकते, हम पानी से, पेड़ पौधों से, जानवरों से, झरनों से कभी बोर नहीं होते। लेकिन जो भौतिक चीज़ें हैं उनसे हम बोर हो जाते हैं। जैसे कि सुंदर लड़की है ना, कितना मन जाता है, लेकिन वो लड़की बूढ़ी होगी तो क्या अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना। आपने एक सुंदर सी बिल्डिंग है, कितनी अच्छी लगती है पहली बार में, 5-7 बार चल जाओ उस जगह पे, देख लो, अरे यार देख लिया यार, वो तो यार वहाँ चले, अरे यार वो देख लिया यार। लेकिन अगर उस चीज़ में बहुत दम है, जैसे कि ताजमहल, कभी बोर, हाँ पर यार ताजमहल से भी क्या है, भौतिक है, ठीक है। कोई नया व्यक्ति है, तुम कितनी बार देख सकते हो, 20 बार, 25 बार, हर बार अच्छा थोड़ा लगेगा। लेकिन सूरज से कभी बोर नहीं होंगे, प्राकृतिक नज़ारों से कभी बोर नहीं होंगे। बस यही बात है कि थिंग ऑफ ब्यूटी, उसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है। फिर एक बात और बताइए, ये हमें सपनों से भरी सुंदर प्यारी नींद देती है, दिमाग को स्वस्थ रखती है, और बुरे दिनों में, जो बुरे दिन होते हैं, जो हमारे मतलब कुछ बुराइयां होती है, उनमें भी हमें बचा कर रखती है। ध्यान रखना, अगर ये चीज़ें ना हो ना, जैसे आपको लग रहा होगा मैं तो लैपटॉप में बिजी हूँ, मैं तो फ़ोन में बिजी हूँ, मैं तो ये, अरे नहीं, कुछ भी नहीं है। तू अगर जिंदा है ना तो ये सारे नज़ारों के साथ है, तू प्रकृति के साथ है, इसलिए ये चीज़ ऐसे काम कर रही है, तुझे पता भी नहीं लग रहा कि तुझे जीवित कौन रखे हुए है, तू खुश क्यों है। ये एक बहुत ही ऑटोमेटिक सी चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं इसमें, तो ये आप रट लेना भैया, याद कर लेना। अब देखते हैं इसका ओनली वन आंसर। और ख़ास बात, अगर आपके सिलेबस में एक्सप्लेनेशन आती है तो आप एक्सप्लेनेशन में इसको लिख सकते हो। तो देखिए, इन दिस पोयम, इस कविता में, द रोमांटिक पोएट, रोमांटिक कवि जॉन कीट्स, अब यहाँ पे मैंने टेल कर दिया, पहले क्या बताया था, ये ऐसे डरा मत करो, और ऐसे प्रयोग तुम भी किया करो, ठीक है। तो टेल्स अस हमको बताता है अबाउट द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स, सुंदर वस्तुओं के बारे में, ऑफ द नेचर, प्रकृति की। दीज आर, ये हैं, द सन, सूरज, द मून, चांद, द ट्रीज, पेड़ पौधे, द सीप, भेड़ें, डैफोडिल्स, नरगिस के फूल, द कूल स्ट्रीम्स, ठंडी जलधाराएं, झरने, मस्क रोज, कस्तूरी गुलाब के फूल। अब ऐसा मत समझना कस्तूरी गुलाब का फूल ही सुंदर है, सामान्य गुलाब नहीं है, अरे वो तो कवि है, उसने जो चीज उसके दिमाग में लिख दी। अच्छा, द ग्रैंडुअर ऑफ डूम्स, ये क्या है? देखो, ग्रैंडुअर होती है शान, और शान में बने मकबरे, जैसे कि कोई महाराणा प्रताप का मकबरा है, कोई महान आदमी था, कोई महान राजा था, उसने, उसकी कुछ शौर्य था, वीरता थी, वो मर गया, उसने कुछ अच्छा काम किया, अब उसकी याद में एक मकबरा बनाया गया, ठीक है, उस पर एक डूम, एक ऊंचा, ठीक है। तो अब जब भी आप उसको देखोगे ना तो आप उसकी यादों में खो जाओगे, और उसकी वीरता की कहानियों को याद करोगे, यार कितना महान था यार वो, है ना, उसने क्या क्या किया यार, उसकी वीरता हमारे दिमाग, और वो चीज़ ध्यान रखना हमें अच्छा फील कराती है, तो वो कभी नथिंग लेस में नहीं गुजरती। एंड द लवली टेल्स, और प्यारी कहानियां, टेल्स ऐसे नहीं आएगा, एक तो पक्का समझ गए गलती तो होती है, यही तो मैं बताता हूँ, गलती होती है भाई। और प्यारी कहानियां, कोई सुंदर किताब, कोई अच्छी किताब, कोई अच्छा नॉवल है, कोई अच्छी मूवी भी है, ध्यान रखना, उससे हालांकि हम लगातार देखेंगे, लेकिन बहुत, जैसे कोई मूवी हो, जैसे 3 इडियट है ना, DDLJ है, कितनी बार देख लो, कितने समय से चल रही है, शोले है, वो आज भी है। कोई अच्छी बुक है, ये बहुत साल पहले मर गया, 100-200 साल पहले, अब भी जिंदा है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा लिख दिया, इसकी ये पोयम आज भी जिंदा है, आज भी आपको, हमको, मतलब आपको तो परेशान कर रही है, कहाँ से आ गई है, ठीक है, आपको तो मजे चाहिए, पर छोड़ो। तो सुंदर प्यारी कहानियां, अकॉर्डिंग टू कीट्स, कीट के अनुसार, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु, गिव्स, देती है, अ जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए आनंद, वो हमेशा के लिए आनंद देती है, फॉर एवर होता है हमेशा, जॉय होता है आनंद, आप हैप्पीनेस कर सकते हो। इट्स ब्यूटी इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है। द ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुएं, ऑफ द नेचर, प्रकृति की, गिव अस, हमें देती है, अ पीसफुल स्लीप, एक शांत नींद, एंड मेंटल हेल्थ, और मानसिक स्वास्थ्य। इन बैड डेज, बुरे दिनों में, द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदर वस्तुएं, कीप अस, हमें बचाती हैं, नहीं, कीप अस, हमें रखती हैं, कनेक्ट टू द लाइफ, जीवन से, हमें जीवन से कनेक्ट करके जोड़ के रखती हैं। एंड ऑन एन एंडलेस फाउंटेन, और एक अनंत फव्वारा, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक,
अमरता के पेय का, ऑफ हेवन, स्वर्ग का। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई यार, गड़बड़ तुरंत पकड़ में आ जाती है टीचर्स को, यही तो प्रॉब्लम है। एंड और इट क्या, सुंदर वस्तु, सीम्स प्रतीत होती है, लाइक रुको, लाइक ए फाउंटेन, एक फव्वारे की तरह, ऑफ इमोर्टल, अमरता के, दिख रहा है ना, इमोर्टल ड्रिंक ऑफ हेवन। और ये हेवन होता है स्वर्ग के, स्वर्ग के अमरता के एक फव्वारे के जैसी प्रतीत होती है। अब करेक्ट है ये, मैं कह रहा हूँ ना, टीचर को गलत लाए तो तुरंत खटक जाती है कि हाँ यार यहाँ कुछ मिस्टेक्स है। अब ये क्या होता है, एक्सपीरियंस है, बहुत साल से लाइन पढ़ रहे हैं, तो ये लाइन रट रही थोड़ी हमको, लेकिन कहीं इंग्लिश का जो अरेंजमेंट है ना उसमें फिट नहीं बैठ रही। अब अरेंजमेंट तक पहुंचने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत लिखना पड़ता है, फिर आपके दिमाग में भी वो विवेक आ जाता है, वो चाबी आ जाती है जो हर चीज़ को खोल देती है, सही है गलत है। ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका काम, ओनली वन आंसर, इसको पढ़ लेना, याद कर लेना। लेकिन अगर आ जाए ना क्वेश्चन तो कुछ भी ना बन पड़े ना, तो जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी की लिस्ट है, सन मून वगैरह, ये इन सबको लिख देना, आपको कम से कम आधे नंबर तो मिल जाएंगे। ये लिखोगे तो आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, बाकी मैं फिर कह रहा हूँ कि पोएम्स में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, इनमें ज़्यादा कंटेंट होता नहीं है, सेंट्रल आइडिया, थीम वगैरह कुछ भेजा है, बड़ा क्वेश्चन है, लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ओके, बाय। प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। तो चलिए देखते हैं 12th क्लास की पोएम अ रोड साइड स्टैंड में से ओनली वन आंसर। देखिए, अगर आप ज़्यादा ही आलसी हैं तो ये 3, 4, 5 लाइनों को लिख करके अपना काम चला सकते हैं, और अगर थोड़े से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं तो ओनली वन आंसर। एक खास बात, यदि आपके सिलेबस में एक्सप्लेनेशन आती है, व्याख्या आती है, तो आप एक्सप्लेनेशन के अंदर इसको लिख सकते हो, यानी इस चैप्टर में से कैसा भी क्वेश्चन आए आप इसको रट लीजिए, आपका काम चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ए रोड साइड स्टैंड, एक रोड के बगल में एक स्टैंड, एक छोटी सी दुकान, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रस्ट ने। रॉबर्ट फ्रस्ट एक प्रसिद्ध अमेरिकी पोएट थे। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी वेरी शॉर्ट समरी। तो वेरी शॉर्ट समरी ही इसका एक शॉर्ट आंसर भी मान लो आप, यानी आप इसको लिख के आ सकते हो। तो देखिए, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट, कवि रॉबर्ट फ्रस्ट, जो रॉबर्ट फ्रस्ट है, मैं अक्सर क्या कहता हूं कि जब भी आप कोई आंसर दो जिसमें सेंट्रल आइडिया टाइप की चीज़ हो, थीम टाइप की चीज़ हो, उस आंसर में आप पोएट का नाम या राइटर का नाम मेंशन कर दें, अच्छा रहता है। तो इस कविता में जो कवि है रॉबर्ट फ्रस्ट, वो प्रेजेंट्स, प्रस्तुत करता है द पिटीफुल कंडीशन, एक दयापूर्ण स्थिति, बहुत ही एक दयनीय स्थिति, ऑफ द पुअर फार्मर्स, गरीब किसानों की, या आप लिख सकते हो पुअर विलेजर्स, हु मेक, जो बनाते हैं, अ रोड साइड स्टैंड, सड़क के बगल में एक स्टैंड, एक हाथों से बनाई गई दुकान, टू सेल, बेचने के लिए, देयर फार्मिंग गुड्स, अपने खेतों में पैदा हुई चीज़ें, लाइक जैसे कि वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर, एंड स्क्वाशेज, और कद्दू टाइप की चीज़ें, यानी ये सब्जियां हैं, फल हैं। दे वांट, वे चाहते हैं, टू फील, महसूस करना, द सिटी मनी, शहर के धन को, इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में, बाय सेलिंग देयर थिंग्स, अपनी चीज़ों को बेच करके, और सोचते हैं कि हम अमीर हो जाएंगे। पोएट, ये एक मिनट गलत हो गया, पोएट हैज़, एक मिनट, हर बार गड़बड़ होती है ना, होती है। द पोएट हैज़ आ लॉट ऑफ सिंपैथी, जो कवि है वो बहुत सहानुभूति रखता है, टू देम, उनके लिए, एज नो वन ट्रेवलर स्टॉप्स देयर, क्योंकि कोई भी राहगीर वहाँ पे नहीं रुकता है। अब देखिए, ये तो आपको रटने के लिए है, याद करने के लिए है, कि अगर आप ज़्यादा ही आलसी हैं तो ये 4-5 लाइन लिख दोगे, आपका काम चल जाएगा। अब बता देता हूँ कि इस पोएम में है क्या, थोड़ी हिंदी में समरी। तो देखिए, इस पोएम में कुछ खास नहीं है। अब जो हमारे कवि है ना, ये कहीं भी भटक जाते हैं, मतलब इनका ध्यान कहीं भी चला जाता है और ये कविता लिख देते हैं। जो कवि है रॉबर्ट फ्रस्ट, उसका ध्यान चला गया एक रोड साइड स्टैंड पे। पहले समझ लो कि रोड साइड स्टैंड है क्या। माना ये कोई रोड है, कोई हाईवे है, चमचमाती हुई सड़क है, इस पे बहुत सारा ट्रैफिक गुजरता है। ठीक है, शहरों में रहने वाले लोग अपनी चमचमाती हुई गाड़ियों से इस रोड से गुजरते हैं। अब इस रोड के आसपास गांव वाले रहते हैं और उन गाड़ियों को देखकर सोचते हैं, यार क्या लाइफ है इनकी, कैसी कैसी गाड़ियां हैं, काश ये पैसा हमारे पास भी आ जाए। अब क्या साधन है, वो लोग उनको पैसा क्यों देंगे, तो एक ही जुगाड़ है, उनके खेतों में जो फल सब्जियां होते हैं उनको ये टोकरियों में भर के सड़क के किनारे ऐसा मानो कोई स्टैंड बना लिया। ठीक है, ऐसे कुछ है ना, लकड़ी का सा होता है ना,
ऐसे खोखा सा रख लिया और ऐसे भद्दी पेंटिंग में लिख दिया। जैसे आपने देखा होगा यहाँ टायर पंचर की जाती है, अब यहाँ टायर पिक्चर की जाती है, कुछ गलत भी लिख दिया क्योंकि उनको लिखना नहीं आता। तो बेचारे उन्होंने टोकरियों में अपने सामान को, फलों को, सब्जियों को, जैसे जंगली बेर है, कद्दू है, उनको यहाँ पे रख दिया। अब ये ट्रैफिक यहाँ से गुजर रहा है, ये कारें गुजरती हैं और वो बेचारे सुबह से शाम तक इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि काश कोई रुके और हमारा सामान खरीद ले। तो फिर जो पैसा इनकी जेब में है, जिस पैसे से ये इतनी शानो शौकत से रह रहे हैं, यानी शहर का धन हमारे पास भी आ जाए और हम भी थोड़ी शौक मौज कर ले, हमारा जीवन स्तर भी थोड़ा सुधर जाए, ये इसकी मेन थीम है। अब देखो इसे कहते हैं कवि का दिमाग कहाँ चला गया। मतलब उस गांव वाले की आंखों में क्या इच्छा है, वो जो अपने कद्दू और बेर लेके बैठा है तो क्या सोच रहा है, काश कोई रुके और चमचमाता नोट मुझे दे, वो नोट मेरी जेब में आए तो मैं भी अमीर हो जाऊं, ये इच्छा के साथ बैठे। लेकिन कोई नहीं रुकता। हाँ, रुकते तो है नहीं, बल्कि यहाँ से सीधा गुजर जाते हैं और बल्कि कोसते और हैं। मतलब मन ही मन में बुरा भला कहते हैं, यार कितना सुंदर नज़ारा था, सड़क पे चल रहे थे, मज़ा आ रहा था, क्या ये बीच में इन्होंने ये खोखा वोखा रख दिया, यहाँ पे ये बिगाड़ दिया, यहाँ पे एन और एस को उल्टा लिख दिया। देखो इसमें एक बात आई है, जैसे एन अपन ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको उन्होंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, एस को ऐसे लिखते हैं, ऐसे कर दिया, तो एन और एस को उल्टा, मतलब जो लिखा वो लिखना नहीं जानते तो ऐसी कुछ भी लिख दिया, भद्दी पेंटिंग कर दी। और जो एक सुंदर ऐसे पेड़ थे, नज़ारे थे, उनके बीच में थोड़ी सी अड़चन आ गई तो लोग बल्कि कोसते हो रहे हैं। अब जो कवि है वो इनके पक्ष में है कि काश ये लोग रुके। और अब फिर ऐसी पोयम आगे बढ़ती है, फिर कवि का ध्यान चला जाता है कि जो शहरी लोग हैं वो केवल इनको सपने दिखाते हैं, जो गवर्नमेंट है वो केवल झूठे वादे करती है कि यहाँ पर गोदाम बनाए जाएंगे, थिएटर बनाए जाएंगे, तब इन गांव वालों की दशा सुधरेगी, जबकि वहाँ पे करता कोई कुछ नहीं है, सब उनको लूटते हैं, बस सब उनका शोषण करते हैं। फिर लास्ट में 2-3 गाड़ी रुकती भी हैं भाई, ठीक है, स्टोरी का पोयम है, टर्निंग पॉइंट आता है, 2-3 गाड़ी रुकती है, बट देखो तो सही इन बेचारों की कितनी कैसी बुरी किस्मत है। एक तो रुकी बैक होने के लिए, मतलब ऐसे आई और बैक होके चली गई। दूसरी ने पूछा कुछ गैस मिल जाएगी, तो उन्होंने गुस्से में कहा यहाँ पे दिखता नहीं गैस कहाँ है, यहाँ पे हमारे पास तो ये है। और एक ने कुछ एड्रेस वगैरह पूछा कि ये रोड सीधा जा रहा है क्या, तो कुल मिला के वहाँ पे कोई भी नहीं रुका और शहरी धन उनके पास नहीं आया। जो हमारा कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो इतना कुंठित है, इतनी दया आ रही है इनके ऊपर, अरे कवि तो अपने रूम में बैठा है, वो तो ऐसे कल्पना करते हैं, इसीलिए तो ये कवि हैं। अरे जाना पहुंचे रवि, वहाँ पहुंचे कवि, कुछ भी सोच लेते हैं। तो वो सोच रहा है कि मेरा बस चले तो मैं एक ही प्रहार में, एक झटके में इनकी जीवन दशा बदल दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, सिर्फ वो उनके लिए दुखी हो सकता है, ठीक है। तो भैया ये तो हो गया इसका मतलब इसकी हिंदी समरी, और आप इसको इससे अपना काम चला सकते हो। अब बढ़ते हैं मेन चीज़ जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हो, और आप कह कह के सारा काम मुझसे करवा रहे हो, सर ये और बचा है। मुझे बड़ा हंसी आती है, सर एक और बचा है। और एक बात और बताऊं, 10th वाले पता है क्या कहते हैं, सर हमसे क्या दुश्मनी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार अब 12th का तो पूरा हो गया, इसके बाद 10th के शुरू कर देंगे। तो देखिए, तो ओनली वन आंसर, केवल एक, हाँ ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ये कोई बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, बस यही बात है, यही भाव है, उन भाव का व्यक्त कर दो। थीम आए, सेंट्रल आइडिया, इसको लिख देना। एक्सप्लेनेशन आती है तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को छोड़ करके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में आप इसको लिख देना, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा घबराना मत। और मैं तो ये कहता हूँ बिलीव नहीं है तो कहीं और से तैयारी कर लो, ठीक है। मेरे पास तो मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना आपके लिए करता हूँ, बाकी इंग्लिश ज़रूर सीख लेना। तो देखिए, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, एक्सप्रेसेस व्यक्त करता है इस सिंपैथी, अपनी सहानुभूति, टू सम विलेजर्स, कुछ ग्रामीणों के लिए, या इसमें आप ये भी लिख सकते हो टू सम फार्मर्स हु रन, जो चलाते हैं रोड साइड स्टैंड, सड़क के बगल में एक छोटी सी दुकान, टू सेल, बेचने के लिए, देयर थिंग्स, अपनी चीज़ों को, लाइक जैसे कि वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर, एंड स्क्वासेज, और कद्दू, लौकी, घिया, कुछ भी। अकॉर्डिंग टू पोएट, कवि के अनुसार, दे डोंट आस्क बैग, वे उनसे भीख नहीं मांगते। मतलब हाँ, एक खास बात और, ये मैं बताना भूल गया था, अच्छी लाइन है। ऐसे उन्होंने वो लगा ली दुकान फल वल रखे पेटियों में, ठीक है, ऐसे ही उनके लकड़ी के कार्टून में। और ऐसा नहीं है कोई आकर हमें ऐसे भीख दे देना, हमारा सामान ले लो, हमें पैसा दे दो, तो भीख नहीं मांगते हैं वो। बट सिटी मनी, लेकिन वो भीख नहीं मांगते हैं, बट सिटी मनी, बल्कि शहरी धन। अब देखो, धन तो धन होता है शहरी, लेकिन वो समझते हैं कि यार उनका वो पैसा आ जाए बस, जिससे वो अमीर है, तो इसलिए सिटी मनी अच्छा वर्ड आया। इन एक्सचेंज, बदले में, ऑफ देयर थिंग्स, तो वो अपनी चीज़ों के बदले में शहरी धन मांगते हैं। नो वन स्टॉप्स, नो वन, कोई भी नहीं, स्टॉप्स देयर गलत हो गया, देयर उनका नहीं, वहाँ कुछ ना कुछ गलती होती है ना, ये
वहां पे कोई नहीं रुकता। बट ओनली स्कॉट्स, बल्कि केवल कोसते हैं, फटकार लगाते हैं, टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करने के लिए, द नेचर ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता को, विद अगली पेंटिंग, जो उन्होंने भद्दी सी पेंटिंग लगा रखी है, एंड जो साइन बोर्ड है उनका बेचारा हाथ से लिखा हुआ, एंड फॉर रॉन्ग लेटर्स, और गलत लिखे अक्षरों के लिए, एन और एस बताया था ना, ऐसे कुछ भी लिख दिया। अच्छा, द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट द सिटी पीपल, कि जो शहरी लोग हैं, एंड द गवर्नमेंट, और जो सरकार है, प्रिटेंड, वो बहाना करती है, ढोंग करती है, टू चेंज, बदलने का, देयर लाइफ, उनके जीवन को, विद द फॉल्स प्रोमिसेज, झूठे वादे करके, एट लास्ट, अंत में, सम व्हीकल्स स्टॉप देयर, कुछ वाहन वहां पे रुकते हैं, बट नॉट टू बाई देयर थिंग्स, लेकिन उनकी चीजों को खरीदने के लिए नहीं, बट टू आस्क एड्रेस, लेकिन केवल एड्रेस पूछने के लिए, और टू टर्न बैक, या बैक होने के लिए, और टू आस्क फॉर गैस, या फिर ये पूछने के लिए यहाँ पे गैस बिकती है क्या। अच्छा, गैस क्या मतलब, गैस की गाड़ी होगी। द पोएट हैज़ अ डीप डिजायर, कवि की, हमारे जो कवि हैं उनकी बहुत गहरी इच्छा है, टू चेंज, बदलने की, देयर लाइफ रह गया यार, देयर लाइफ, उनके जीवन को, इन वन स्ट्रोक, एक ही झटके में, एक ही प्रहार में, बट, लेकिन, ही इज हेल्पलेस, लेकिन वो असहाय है। तो हमारे कवि की इच्छा है कि उनका जीवन में एक ही झटके में बदल दूं, लेकिन वो असहाय फील करता है। तो भैया ये हो गया आपको ओनली वन आंसर, इससे आप अपना काम चला सकते हो। पूरा दिमाग, ऐसा मत समझना कि सारे ऐसे टरका रहे हैं, पूरा दिमाग लगाता हूँ, क्योंकि ऐसे टीचर चेक करेगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाह इसने ज़्यादातर बच्चे पोएट लिखते हैं, केवल आपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखा, सिंपैथी वर्ड लिखा, ठीक है, उसके बाद आपने चैप्टर की चीज़ें दिखा दी। यहाँ पे देखो रोड साइड स्टैंड तो कर है ही है नाम, वाइल्ड बेरीज दिखा दिया, स्क्वाशेस दिखा दिया, तो ये आप थोड़ा नोट करना चाहो क्या, कर लो। ऐसे इसको आप ये कह रहे हो कि सर मैंने पढ़ा है चैप्टर, मुझे स्क्वाशेस की स्पेलिंग आती है सर, ठीक है। या फिर आप अगली पेंटिंग, भद्दी पेंटिंग, ठीक है, इसके बाद रॉन्ग लेटर्स है ना, ये लिख दो, गवर्नमेंट है, ये लिख दो, फॉल्स, और गैस, चलो छोड़ो बस ये चार, इससे ज़्यादा मत करना। तो ये आप अंडरलाइन कर सकते हो, आपके मन की मर्जी है। अगर आप, मैं अक्सर क्या कहता हूँ, टीचर वही पढ़ेगा जब आप उसको पढ़वाना चाहते हो, तो दिखाओ ना, थोड़ा सा कर दिया करो। एक आंसर में 2-3 जगह ऐसे अंडरलाइन, अच्छे वर्ड पे, कैची वर्ड पे, जो चैप्टर से रिलेटेड हो, या फिर चैप्टर की थीम को कहीं अच्छे से व्यक्त करने में आपकी हेल्प करें। जैसे मैंने पिछले पोएम में क्या दिया था, एक नया वर्ड पॉज, रुकता है, वो कहीं भी किसी ने नहीं लिखा, मैंने लिखा पॉज, मतलब जीवन में ठहराव, शांति लेने के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले, थोड़ा पीसफुल पॉप, तो वो अच्छा वर्ड था, ठीक है। तो हो गया, तो ठीक है, ओके बाय। अब बस एक पोएम और रही है, उसको करवा देता हूँ, उसके बाद मैं 12th से फ्री, मतलब फ्री तो नहीं हूँ चैप्टर से फ्री, बट 10th पे थोड़ा सा काम कर लूँगा, वो भी बेचारे रोते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, ओके बाय। प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले महेश सर की क्लास में आपका वेलकम है। तो चलिए देखते हैं 12th क्लास की इंग्लिश की लास्ट पोएम, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। हमेशा की तरह से यह है इसकी वेरी शॉर्ट समरी। दूसरी बात, यदि आप बहुत ही आलसी हैं और इस पोएम में से कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये 4-5 लाइन लिख करके आप अपना काम चला सकते हो, आपको नंबर मिल जाएंगे। और दूसरी बात, जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हो, ओनली वन आंसर, यानी इस पोएम में से कैसा भी क्वेश्चन आए, थीम वाला, सेंट्रल आइडिया, कुछ भी आए, आप इसको रट लेना, याद कर लेना, आपका काम चल जाएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। दूसरी बात, यदि आपके सिलेबस में एक्सप्लेनेशन आती है, व्याख्या आती है, ठीक है, कई बोर्ड में है, तो व्याख्या के अंदर आप इन लाइनों को लिख देना, ये बहुत बेहतर लाइनें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, बहुत अच्छी कविता है। तो चाची जेनिफर के बाग, इसको लिखा है एड्रिन रिच ने, जो कि एक अमेरिका की बहुत ही बेहतरीन पोएट थी, एक एसेइस्ट, निबंधकार भी थी, बहुत फेमस थी, इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा था। तो सबसे पहले देखते हैं वेरी शॉर्ट समरी, या आप कह सकते हो वेरी शॉर्ट आंसर। तो देखिए, इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट, कवियत्री एड्रिन रिच। अब देखो, एक ने कमेंट किया था कि सर पोएटेस क्यों नहीं लिखा। हाँ, पोएटेस कवियत्री होती है, लेकिन पोएट को आप कवियत्री के लिए भी लिख सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे पोएट भी लिख देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, और पोएटेस लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कविता में इस कविता में जो पोएट है, क्या है उसका नाम, एड्रिन रिच। अब देखो, मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके आंसर में अगर आप राइटर का, पोएट का नाम मेंशन करते हो तो अच्छा रहता है, टीचर पे अच्छा इफेक्ट आता है। तो इस कविता में जो पोएट है एड्रिन रिच, वो एक्सप्रेसेज, व्यक्त करती है अ मैरिड वुमेन्स, एक विवाहित महिला।
अब सिर्फ एक विवाहित महिला नहीं है, सभी विवाहित महिलाओं की कहानी है, उनका दुख दर्द है। तो एक मैरिड वुमेन्स, एक विवाहित महिला की सप्रेस्ड डिजायर्स, बहुत अच्छा वर्ड है, तुरंत ही अंडरलाइन करने का मन कर रहा है। दबी हुई इच्छा, दबी हुई भावनाएं या इमोशंस भी कर सकते हो। तो एक विवाहित महिला की दबी हुई इच्छाओं को व्यक्त करती है थ्रो होता है माध्यम से। एक पेंटिंग के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से, ऑफ द फियरलेस टाइगर्स, और वो चित्र है निडर बाघों का। बाघ जंगल का राजा होता है ना, पीला पुखराज भी बोलते हैं उसको, पीला कलर होता है, ऐसे काली धारियाँ होती है, वो जैसे अपने इंडिया का वो क्या नेशनल एनिमल है, ठीक है, बहुत ही बहादुर है, बहुत ही रॉयल है। तो वो उसको बनाती है, कहाँ बनाती है? एक कपड़े पर, ठीक है, ऐसे ऊन से बुनाई करती है बाघों की। अब ये उसकी दबी हुई इच्छा है, यानी वो भी चलो मैं हिंदी समरी बाद में बताऊंगा, पहले इसको एक साथ देख लो, फिर मजा खराब होता है, क्योंकि आपका ध्यान इन लाइनों को रटने पे मुझे पता है। तो फियरलेस टाइगर्स बनाती है वो। आंट जेनिफर इज द सिंबल। अब ऐसा मत समझना कि आंट जेनिफर कौन है यार, इसका पता लगाओ यार ये लेडीज कौन है, अरे वो तो कोई भी नाम रख दिया, सिंबल है। आंट जेनिफर की जगह आप अपनी मम्मी को भी उठा कर रख सकते हो, कोई भी महिला जिसकी शादी हो गई, वो बेचारी कितनी फिर दबी हुई है, कितनी उलझी हुई है, उसने अपनी आज़ादी को खो दिया, तो उसका प्रतीक है। तो आंट जेनिफर इज द सिंबल, आंट जेनिफर सिंबल है, प्रतीक है, ऑफ ए वुमेन, एक महिला की, हु हैज़ लॉस्ट, जिसने खो दिया, हर फ्रीडम, अपनी आज़ादी को, आफ्टर हर मैरिज, अपनी शादी के बाद। एंड द टाइगर्स आर द सिंबल, और जो उसने बाघ बनाए, उसने जो बुनाई की कपड़े पर, जो बाघ बनाए, आर द सिंबल, वो बाघ प्रतीक हैं, ऑफ हर सप्रेस्ड डिजायर, उसकी दबी हुई इच्छाओं की। और वो इच्छा किसकी है? ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की, क्योंकि बाघ जो है वो आज़ादी का प्रतीक है। तो उसने अपनी दबी हुई जो इच्छा है उसको उस पर्दे पे उतारा, बुना, यानी काश में बाघों जैसी होती। तो चलो ये तो इसकी होगी। अच्छा सर मैंने शायद बीच बीच में व्याख्या और कर दी, चलो एक साथ इसका अर्थ और दोबारा बता देता हूँ। तो देखो, इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएट एडन रिच एक्सप्रेसेज, इस कविता में एडन रिच व्यक्त करती है अ मैरिड वुमेन्स सप्रेस्ड डिजायर्स, एक विवाहित महिला की दबी हुई इच्छाओं को, भावनाओं को, थ्रो अ पेंटिंग, एक पेंटिंग के माध्यम से, चित्र के माध्यम से, ऑफ द फियरलेस टाइगर्स, और वो है निडर बाघों का। आंट जेनिफर इज द सिंबल ऑफ अ वुमेन, जो चाची जेनिफर है वो प्रतीक है एक ऐसी महिला की, हु हैज़ लॉस्ट हर फ्रीडम, जिसने अपनी आज़ादी को खो दिया, आफ्टर मैरिज, अपनी शादी के बाद। एंड द टाइगर्स आर द सिंबल, और जो टाइगर है वो प्रतीक है, ऑफ हर सप्रेस्ड डिजायर ऑफ द फ्रीडम, उसकी आज़ादी की दबी हुई इच्छा के। ठीक है, अब थोड़ा सा पोएम के बारे में बता दूं। देखिए, इस पोएम में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, इसमें एक महिला को चित्रित किया गया है कि शादी के बाद एक महिला की क्या हालत है। अब देखो, आपको पता होगा कि जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, ये पुरुष डोमिनेट है, मेल डोमिनेट है, यानी इस पर पुरुषों का वर्चस्व है, डोमिनेट होता है अधिकार। तो वो घर में कहीं भी अपना अधिकार जमा के रखते हैं, बाहर तो क्या घर में रखते हैं। और जो महिला है वो सेम है भाई, जेंडर तो मेल फीमेल दोनों एक साथ इस दुनिया में आए, लेकिन हमने जो सिस्टम बना रखा है, हमने जो ट्रेडिशन बना रखी है, महिला को घर पे रखा जाता है, ठीक है, वो कहीं बाहर नहीं जाती। और पुरुष हमेशा टोका टोकी ये वो, तो बेचारे दिन भर अपने घर गृहस्थी के कामों में उलझी रहती है, पुरुष से डरी रहती है। उनका भी मन तो होता होगा ना कि हम भी आज़ादी से घूमें, हम भी बाहर जाएं, लोगों से बात करें, लेकिन नहीं, उनकी सारी आज़ादी छिन गई शादी करके। अब वो बेचारी जो आंट जेनिफर है, कोई भी महिला है, अब उसके मन में ख्याल तो आते हैं काश में भी, तो उस आज़ादी को व्यक्त कर रही है, वो किसी से कह नहीं रही है। तो उसने ऐसे कपड़े पर महिलाएं बुनाई करती है ऊन से, तो बाघ बनाए, ठीक है, वो बाघ ऐसे घूम रहे हैं, उनको पीला पुखराज बताया गया है, कुछ लोग पेड़ के नीचे खड़े हैं, लेकिन बाघ उनसे डर नहीं रहा है। तो बाघ डरता नहीं है। अब महिला भी नहीं डरना चाहती, वो भी थोड़ी आज़ादी चाहती है। तो उसने अपनी जो आज़ादी की भावना है, जो ख्याल है, जो इमोशंस है, जो कि शादी से कुचल गया और उसमें वो बेचारी जकड़ी हुई है, जो बैड एक्सपीरियंस उसके साथ चल रहे हैं उनसे वो घिरी हुई है, के बीच उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया उस पर्दे पर बाघ बना करके। तो बाघ उसकी आज़ादी का प्रतीक है, उसकी दबी इच्छाओं का प्रतीक है। ठीक है, एक लाइन और आई है पाठ में कि जब वो उसको बुन रही है ना, तो उस सुई को खींचना भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि चाचा के साथ जो शादी का बंधन का जो पट्टा है, जो निशानी है, जो सिंबल है, वो एक बैंडेज, वो बैंड, वो भारी पड़ रहा है उसकी वजह से। यानी कहीं ना कहीं उसकी इच्छा को किसने मार दिया? शादी ने। ठीक है, इस समाज के एक ट्रेडिशन ने, इस समाज की जो रिवाज है कि महिलाएं घर पे रहेंगी और इतना वो मतलब दमन, शोषण, वो सब कुछ। तो ये इसमें एक महिलाओं का पक्ष दिखाया गया है। ठीक है, ये फेमिनिस्ट भी थी, नारीवादी, एडन रिच, इसलिए उन्होंने ये कविता लिखी।
तो ठीक है, ये हो गया। अब ओनली वन आंसर, आपको तो इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, आपको नंबर चाहिए, पास होना है, ठीक है भैया, लो। तो ओनली वन आंसर और एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो। तो देखिए, इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएटेस, जो कवियत्री है, यहाँ पे मैंने पोएटेस लिख दिया, मुझे याद आ गई थी बात, अरे यार एक कमेंट आया था पोएटेस, अरे लिखते हैं लेकिन पोएट भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब डॉक्टर है तो डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकते हैं। टीचर है तो पुरुष भी हो सकता है, ऐसी पोएट है मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो इस पर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो इन दिस पोएम, कविता में, द पोएटेस, कवियत्री जो है, एड्रिन रिच, एक्सप्रेसेज, व्यक्त करती है द एगोनी, एगोनी होती है पीड़ा, एंड पेन, और होता है दर्द, तो पीड़ा और दर्द, दुख दर्द, ऑफ ए मैरिड वुमेन, एक विवाहित महिला का, थ्रो, माध्यम से, आंट जेनिफर, आंट जेनिफर के माध्यम से, यानी किसी एक चाची को उठा लिया, और सभी चाचियों का दर्द यही है कि चाचियां चाचा से परेशान है, ठीक है। आंट जेनिफर हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, तो चाची जेनिफर ने अपनी आज़ादी को खो दिया। सी इज ओवर बर्डन, वो बर्डन होता है बोझ, वो बोझ से दबी हुई है। विद द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है जिम्मेदारियां, तो वो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। ऑफ हर मैरिड लाइफ, अपने विवाहित जीवन के, विवाहित जीवन की जिम्मेदारियों के बोझ के तले वो दबी हुई है। द एक्सप्रेसेज, देख क्यों आ गया, द एक्सप्रेसेज हर, सी एक्सप्रेसेज, देखो फिर होगी गड़बड़, सी को गड़बड़ होती है, सॉरी। तो सी वह कौन, चाची जेनिफर। एक्सप्रेसेज, व्यक्त करती है, हर सप्रेस्ड डिजायर्स, अपनी दबी हुई इच्छा, डिजायर्स कर दो अच्छा रहेगा, इच्छाओं को, और फ्रीडम, आज़ादी की दबी हुई इच्छाओं को, बाय वीविंग, बुनते हुए, बुनाई करते हुए, वीव होता है बुनाई करना, द टाइगर्स, बाघों को, ऑफ वूल, वूल होता है ऊन से बने हुए बाघों को, ऑन ए क्लोथ स्क्रीन, एक कपड़े के पर्दे पर। द फियरलेस टाइगर्स, निडर बाघ, जिनको डर नहीं है, भय रहित, आर सिंबल, प्रतीक हैं, ऑफ आंट्स, चाची के, लॉस्ट फ्रीडम, खोई हुई आज़ादी के। चाची जो आज़ादी चाहती है ना, वो प्राप्त तो नहीं कर सकी, बट वो ऐसी आज़ादी चाहती है जैसे कि जंगल का टाइगर आ गया, ठीक है, अब चाचा वाचा से कोई डर नहीं है और बस वही बिंदास घूम रही है। मतलब होता है यार, आप कब देखो, मैं सच बताऊँ, सोचता हूँ कई बार कि जो महिलाएं, क्या उनका मन नहीं करता होगा कि हम भी ऐसे दांत फाड़ें, हम भी ऐसे मूवी देखें और मार्केट में और ऐसे यार दोस्तों के साथ चिल करें? करता होगा यार, ज़रूर करता होगा। लेकिन हमने इस सोसाइटी की संरचना, अब देखो ये एक दिन में बदलने वाला भी नहीं है, बहुत सारे आंदोलन, ये सब कुछ होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको बदलने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि बेचारी महिलाएं फिर ऐसी मानसिकता लेके घूम रही हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपना मतलब अनुकूलन हो गया, वो अडेप्टेशन हो गया, वो उसमें बस वो भी चली जा रही है, चली जा रही है। लेकिन कोई कोई महिला होती है जो थोड़ा ज़्यादा गहराई सोच लेती है, वो फिर ऐसी बाग बना देती है और फिर ये हमारे सिलेबस में आ जाता है, फिर हम अरे यार इसका एक आंसर मिल जाए, फिर महेश गुरुजी आते हैं, महेश सर आते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हाँ, द फियरलेस टाइगर्स आर, जो निडर बाघ हैं, आर सिंबल, प्रतीक है, ऑफ आंट्स लॉस्ट फ्रीडम, चाची की खोई हुई आज़ादी के, विच, जो सी वांटेड टू फील, जिसको वो महसूस करना चाहती थी, बट कुड नॉट, लेकिन नहीं कर सकी। तो चाची के द्वारा बनाए गए जो कपड़े पर, स्क्रीन पर जो बाघ हैं, जो निडर बाघ हैं, वो प्रतीक है चाची की खोई हुई आज़ादी की, जिसको वो प्राप्त तो करना चाहती थी, फील तो करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई। ड्यूरिंग वीविंग, बुनाई के दौरान, द बैंड ऑफ मैरिज, जो शादी के बंधन का पट्टा है, जो कंगन है, ऐसे मान लो कंगन, ऑन आर रिस्ट, उसकी कलाई पर, सीम्स, प्रतीत होता है, हैवियर, बहुत भारी। सी थिंग्स, वो सोचती है, वो ये भी सोचती है, इवन आफ्टर मैरिज, की शादी के सॉरी मैरिज नहीं, डेथ, इवन आफ्टर डेथ। कितनी गलतियां कर देता हूं यार मैं। अब देखो दिमाग ने तो डेथ लिखा, वो डेथ लिखा होगा, हाथ में लिख दिया मैरिज। तो वो सोचती है कि इवन आफ्टर डेथ, की मृत्यु के बाद भी, सी वुड बी रिंग्ड, वो घिरी रहेगी, रिंग्ड होता है घिरी हुई, बाय द ऑर्डिल्स, ऑर्डिल्स होते हैं कड़वे अनुभव, ऑफ हर मैरिज लाइफ, उसके वैवाहिक जीवन के, तो उसके शादीशुदा जीवन के जो बुरे अनुभव, जो कष्ट उसने देखे, जो पीड़ा उसने देखी, लगता है कि मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगा, बस उसके दिमाग में वो चीज़ रहेगी। इसका मतलब है कि ये चीज़ कितनी गहरी चली गई है सोसाइटी में, कि ये सोच, जो महिलाएं जकड़ी हुई हैं, जो अपने आप को दमित महसूस करती हैं, जो शोषित महसूस करती हैं, वो उस सोच से शादी के मतलब मृत्यु के बाद भी बाहर नहीं निकल सकेंगी। तो एडिन रिच ने अच्छा प्रयास किया है। अरे हाँ यार, जाने से पहले खास बात, इसमें कुछ अच्छे वर्ड हैं, उनको अंडरलाइन कर लो आप, ताकि टीचर का ध्यान चला जाए। देखो एक तो इसमें ये तफसी मीनिंग है रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैन कहाँ है इसमें? मैन है
सप्रेस्ड फीलिंग कहाँ है इसमें, ये रहा ना सप्रेस्ड डिजायर्स, देखो दबी हुई इच्छाएं, दबी हुई इच्छाएं तो है इसमें बस मेन चीज, ठीक है। और फियरलेस टाइगर्स, टाइगर्स तो आप है ही है इसमें ना, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, वो तो चैप्टर में आया, उससे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो और देखो रिंग्ड ऑर्डील्स, ये अच्छा वर्ड है ना, रिंग्ड घिरी हुई। और इसमें क्या दोगे तुम, एक्सप्रेसेज, ओवरबर्डन, बस ये 2-4 ऐसे वीविंग बुनाई कर रही है, चलो ये भी दे दो, क्या है बस छोड़ो, अब बहुत है, ठीक है। और आप देख लेना अपने दिमाग से, ठीक है। तो ओके बाय, आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है।